मतलब है खान साहब ने तो मौलाना को उड़ा दिया है केपी में, उनकी कंस्टिट्यूंसी है वो, तो उनके साथ तो कभी नहीं मिलेंगे ना वो। ठीक तो वहीं पे मिलाप बनता था जहाँ पे मिलाप। तो खान साहब को ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सीरियस इनिशिएटिव। मूवी है उनकी अच्छी ही नहीं है। अच्छा। मतलब मैं चाहता हूँ करें इसको सीरियसली लेके चलें और रास्ते खोले आगे, ऐसे तो रास्ते नहीं खुल रहे। तो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, वहाँ सिचुएशन ये वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है जिस दिन उन्होंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ किया वो उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर ये उड़ जाएंगे, ये नहीं करेंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई कॉम्प्रोमाइज़ खान साहब से नहीं करेगा। वजह खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि मेरी बारी आई मैं सारे ने चुप गया। यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और क्या, खान साहब तो वन पार्टी सिस्टम बनाएंगे, वो तो पुलिस फोर्स बनाएंगे और वो तो ये सारे आपके सियासतदान जॉनीज जो हैं सबको जेलों में कर देंगे, ये भाग जाएंगे इस मुल्क से। खान साहब ने जो करना है वो तो एक जैसे कहते हैं ना ज़लज़ला ऐसा आएगा कि पता नहीं चल रहा है कि खान साहब लोगों को नहीं पता चल रहा क्यों है। सबसे पहले तो खान साहब को ये डर दूर करने की ज़रूरत है और जैसे वो बार बार कहते हैं कि मजबूर है वो मजबूर है, वो कहते मैं भी सबको माफ करता हूं। वो भी मजबूर है, उनके जो सपोर्टर्स है वो भी मजबूर है, उन्होंने कहते हैं चुक दो सारे ने तो वो तो ये सारी सियासी जमातें सियासा सिस्टम सब फारग करने सोच खेडांगे ना खेडन दवांगे, खेडांगे ना खेडन देवांगे। चले हम प्रोग्राम में अभी वक्त बाकी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर्फ सब बजट के ऊपर अभी जो मेरे सवालात हैं वो ना तमाम है। नहीं कैसे बजट बस करे, बजट ने हमारी बस करा दी। अच्छा ओके। आपकी तो नहीं हुई अभी, बस हमारी तो हो गई है। असल में इमरान खान साहब के जिक्र से मेरे जहन में ये सवाल आया कि हर कोई इंतजार कर रहा है, अपोजिशन में शेख रशीद साहब की पेशगोइयाँ भी हैं कि बजट के बाद तूफान आएगा और अवामी एहतजाज होगा और उसको कैश करवाएगी अपोजिशन। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इधर बातें कर रही है कि हम मुज़ाकरात करने की तरफ जा रहे हैं। तो उससे मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि हुकूमत को इस तरह की किसी भी एहतजाज के लिए तैयार रहना चाहिए और जो उसके MNAs MPAs हैं उनको ज़ाहिर है मिल मिला के शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि बजट का दिफा करें आप ज़्यादा। तो MNAs MPAs को भी कुछ मिला है इस बजट? बिल्कुल, देखिए IMF तो कह रही थी ना कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कम कर दें, उधर खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्ट करें और पैसे वापस जो करना कर्जे के हैं वो दें और ये सड़कें बनानी बंद कर दें 1 साल के लिए ताकि पैसे बच जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मगर हुआ ये कि इन्होंने PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वो भी बढ़ा दिया। तो उधर भी इन्होंने खर्च करने हैं। अब वो जो जब वो खर्च करेंगे सड़कों के ऊपर और मुख्तलिफ इस किस्म की फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो जो ठेके मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? MNAs MPAs के लोगों को मिलते हैं जी। तो फिर उनके कट्स तो वहाँ से उनको मिल जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ठीक है, वो अच्छा होता है जब आपके पास 4 पैसे हों। और पैसे ना हों और आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो उसमें जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर जो है वो इन लोगों को होता है जिनको ठेके मिलते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको उन्होंने वैसे ही एक MNAs की स्कीम बना दी है कि उनको भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी 75 अरब रुपए इस साल उनको दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है MNAs MPAs तो खुशी होंगे कि स्पेंडिंग जो है पैसे उनको भी मिल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे लोकल कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सड़कें हैं रेलवे है ये है वो है वहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं और वहाँ भी ज़ाहिर है MNAs MPAs लोकल जो लोग हैं उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, उन्हीं से वो कमीशंस लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस के तो लिए ठीक ही जा रहा है उनके लिए। अच्छा, लेकिन IMF बड़ी हैरान होगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने ये कम करना है, दूसरे बढ़ा दिए। हाँ, पैसे ही नहीं हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात में हमने कोई कटौती देखी नहीं है। कोई मुलाजमतें, विफाकी मुलाजमतें पहले हमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेटियां बना दी कि डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म किया जाए। पता नहीं कितनी कमेटीज़ बनी है, वो एक कमेटी पीछे जो बनी थी और ऑस्टेरिटी कमेटी, और उसके रिजल्ट्स भी आ गए। तो पता ये चला कि उसको छुट्टी करा दी है उस कमेटी की और एक और कमेटी बना दी है कि आप ज़रा देख लें इसको। अब जब कमेटीज़ बनती है ना उसका मतलब ही एक होता है कि फाइल मिट्टी पाओ और वो कमेटी बैठ के काम करती है, वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर रिपोर्ट को फाइल कर दिया जाता है और ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त के लिए ये लगता है ऐसे कि बड़ी कोई कार्रवाई होने वाली है। तो ये है कि एक कमेटी और बन रही है तो, और कोई ख़ास डाउन साइजिंग नहीं होनी, और यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें 25% से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पिछले 2 साल में उनकी तनख्वाहें जो हैं बेसिक पे जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। वो ज़रूरी है ना कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ जो है उनकी लॉयल्टी की तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर उन्होंने बहुत कर दी, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी तो गवर्नमेंट ही चलेगी ना।
तो इसलिए उनकी तो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती है ना, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाहें, उनके घर वालों की, वो तो करना पड़ता है। वो नहीं करेंगे तो पता चला फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्ट्राइक होगी। दिस इज द बजट बाय द ब्यूरोक्रेसी फॉर द ब्यूरोक्रेसी। वो जैसे डेमोक्रेसी के लिए ना वैसे ही। लेकिन ये वफाक की जो खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म करने का फैसला, और फिर ये कि हर चीज़ से हुकूमत निकल जाए तो अखराजात कम हो सकते हैं। हाँ, वो हुकूमत नहीं निकल रही। ये बातें हैं कि जी हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे होना कोई नहीं। मर के अगर PIA होगी तो मर के होगी। बाकी चीज़ें में इतनी गुंजल है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके आपकी प्राइवेटाइजेशन नहीं उठाएगी, लोकल लोग नहीं उठाएंगे। और क्योंकि वो जिस किस्म की टर्म्स आपसे मांग रहे हैं वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन से इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, इतने कर लेंगे, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, दिलेरी चाहिए, और दिलेरी के साथ प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है। और उसमें गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में लॉस लेना पड़ता है कि ठीक है जी उन दे दो, फिर जितने पैसे मिल देने दे दो। उसमें फिर ये होता है, फिर चैलेंजेस होते हैं, अदलिया के अंदर लोग चले जाते हैं, फिर स्ट्राइक्स होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो ये गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर है। ये इसके लिए ये सड़कों के ऊपर को निकल आया ना तो इनके लिए मसला बन जाएगा। इसीलिए हर चीज़ जो है वो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। तो अच्छा सिटी साहब, कच्चे की आपने बात की कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इस पे जोर दिया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कि भाई हम इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ डाटा एनालिटिक टीम उनकी बना रहे हैं कि उस पर काम हो। लेकिन मेरा अब आपसे सवाल है, मुख्तलिफ तबकात हमारे मुल्क के वो इससे कैसे मुतासर होंगे? जो सरमायादार हैं, ज़िम्मेदार हैं या तनख्वाहदार हैं हमारी तरह के। तनख्वाहदार का तो आपने स्लाइटली जिक्र कर दिया, प्रोफेशनल्स हैं, फिर सरकारी मुलाजिमीन हैं, और फिर मजदूर, कम से कम उजरत की भी बात हुई। ये सब तबकात जो हैं वो इससे कैसे मुतासर होंगे बजट से? एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, मजदूरों की तनख्वाह मिनिमम वेज उन्होंने बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है पहले 30-32 हज़ार थी, तो अब उन्होंने कोई 37 हज़ार कर दी है। क्या ये इम्प्लीमेंट, ये अच्छी बात है। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए मज़दूर को, या मिनिमम वेज होनी चाहिए। जहाँ भी आपको एम्प्लॉय किया गया, चाय बना के देनी है, जो भी है, हेल्पर है, तो लोग 20-20, 25-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कम से कम उनको 37 हज़ार मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, मगर क्या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? बहुत से और लेबर लॉज हैं, ऐसे तरीके हैं कि इसको बाईपास किया जाता है। तो क्या लोग फिर भी सरमायादार लोग या जो लोग एम्प्लॉय करते हैं इनको बाईपास करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कुछ हद तक होगा, कुछ हद तक नहीं होगा, थोड़ा पड़ेगा। तो अच्छी बात है, मिनिमम वेज होनी चाहिए, मगर क्या एज आई सेड इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? बहुत से तरीके हैं इसको बाईपास करने के। तो लेट्स सी, आगे आइए। मगर हर बंदे के लिए महंगाई जो होगी वो तो रहेगी। GST हर चीज़ पे लग जाएगा। अंडे लेने जाओगे तो, प्याज लेने जाओगे तो GST लगी होगी। तो कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बड़ी बड़ी दुकानों में जो हैं या बड़ी स्टोर्स हैं वहाँ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। छाबड़ी वाले ना किस तरह करोगे? मगर छाबड़ी वाला क्या करेगा कि वही रेट लगाएगा जो दूसरी दुकानों में है जहाँ टैक्स लगा हुआ है। तो इसलिए आई थिंक अक्रॉस द रेंज ये जो जनरल सेल्स टैक्स जो लगा रहे हैं, ये 6%, 12%, 18% तक चला गया ये। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। टेलीफोन्स भी महंगे हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स के ऊपर और भी महंगाई होगी, और अगर डिप्रिसिएशन हो गई तो फिर भी और महंगाई होगी। तो मतलब है कि जो पहले प्लान था ना कि महंगाई कम करने का, जिसके लिए इन्होंने अब स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को 150 BPS कम किया है, मतलब है कि ताकि वो उसका फसर ऑफसेट हो जाएगा बाय दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑल द टैक्सेस, स्पेशली जनरल सेल्स टैक्स। और मगर उसका ऑफसेट ही हो जाएगा कि एक तरफ तो महंगाई की तरफ जाएगी बात, दूसरी तरफ आपकी जेब काटेंगे, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे ज़्यादा खर्च करने के लिए, तो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट किया है उन्होंने। अच्छा, तो अब ये आइए सरमायादार को ले लेते हैं। सरमायादारों के अंदर वो एक्सपोर्ट वाले जो हैं, सब लोग दुनिया ये कहती थी कि एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनके टैक्सेस कम होने चाहिए, उनके कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ताकि वो कम्पीट कर सकें बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मेक्सिको के साथ, हर जगह पे। वो तो हुआ नहीं, वो सारे रेट्स बढ़ गए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। मगर मेरा ख्याल है पहले ये था कि एक्सपोर्टर्स को ये कहते थे कि अगर आपने 100 रुपये की एक्सपोर्ट की है तो 1 रुपये टैक्स दे दिया करें। अब उन्होंने कहा वो 1 रुपये 6 रुपये कोई नहीं होगा, अगर आपकी 10 रुपये की इनकम है तो उसके ऊपर तो 35 3.5 रुपये हम लेंगे, 1000 रुपये की 100 रुपये की और 35% लेंगे, 35 से 40 20% लेंगे। तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर्स को तो डज लगेगी। क्या अब जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो कि इतनी क्रिटिकल होती है, वो अब होगी या नहीं होगी? मुश्किल है। उधर अगर डिवेल्यूएशन हो जाती है, पाकिस्तानी करेंसी और कमज़ोर हो जाती है महंगाई की वजह से,
अगर महंगाई की वजह से कमज़ोर हो जाती है तो फिर एक्सपोर्टर जो है, पहले उसको डॉलर का 280 रुपये मिलते थे, अब डॉलर के उसको 300 मिलेंगे, तो वो उधर से ऑफसेट हो जाएगा। तो ये एक इधर दिया इधर से खींचा, इधर दिया इधर से खींचा, इस किस्म की चीज़ चल रही है। मगर होगा क्या इन दी एंड? नाराज सारे होंगे। जिससे भी आपने कुछ ले लिया ना, जो कुछ उस आपने जो लिया है उनसे वो डायरेक्ट ले लिया, जो आपने उनको दिया है वो इनडायरेक्टली दिया है। तो इनडायरेक्टली जो है उसकी कोई तस्लीम नहीं करता कि यार बनूगी पता मनो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, फ़ायदा होएगा भी नहीं। जो मेरी जेब काटनी थी वो तो आपने काट ली जी। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ अनहैप्पीनेस तो होगी। अच्छा, और इसी तरीके के साथ अब आप ले लीजिए और कोई तबका ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखें आप, कंस्ट्रक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान के ज़माने में आपने देखा कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से इंसेंटिव्स दिए थे, टैक्स शैक्स कम कर दिए थे। उस वक्त हुआ ये था कि इकॉनमी बैठ गई थी कोविड की वजह से, और खान साहब को किसी ने एडवाइस दी थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसको आप इंसेंटिव्स दें ताकि कंस्ट्रक्शन में बूम आए, तो उससे साथ मईशत जो है वो चलेगी, उठेगी, क्योंकि हर बंदा घर बनाना चाहता है। तो खान साहब ने ये फ़लसफ़ा इख्तियार किया। मगर अब ये सूरत हाल ये है, और उन्होंने बड़ी सी छूट भी दे दी खरीदो फरोख्त के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपने जाके एक फ़ाइल ख़रीदी या एक घर ख़रीदा, ठीक, आपने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया, ठीक, आपने 6 महीने के बाद 2.25 करोड़ का बेच दिया। अच्छा, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आपने 25 लाख रुपया मुनाफा किया खरीदो फरोख्त में, मगर आपको टैक्स नहीं कोई था। तो ये था कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर किसी चीज़ को बेच दिया है तो जो आपने उसके ऊपर फ़ायदा लिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लिखा है। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखा है और तो फिर ये इशू है। तो अब बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया फ़र्क नहीं पड़ता कितनी देर आप रखते हैं या नहीं रखते। जैसे ही आप कोई चीज़ बेचेंगे, पहले ये था कि जी अगर आपने साल के अंदर अंदर बेच दिया तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब उल्टा हो गया, अब जो जिस वक्त भी आप बेचेंगे या खरीदेंगे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो वो ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ हाउस, आप अगर घर बनाने जाएंगी या ख़रीदने जाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा। फिर आप जब बेचने जाएंगी तो फिर भी जो ख़रीदेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्योंकि आपने जो 4 पैसे बनाए हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, और जिसने टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो मतलब है हर जगह पे अब टैक्सेस लगेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा इकोनॉमी को जो टारगेट किया जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अब जिसे कहते हैं ना कि वो जितनी बाइंग एंड सेलिंग होती थी ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी अब, क्योंकि वो लोग जो है ना घबरा जाएंगे, यार है क्यों है, तो अभी बैठे रहो देखते हैं क्या होता है। तो टैक्स को बचाने के लिए लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं मिनी बजट आता है नहीं आता, आगे जाके पॉलिसी चेंज होती है नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये रुक जाएगी, उस स्पीड पे नहीं चलेगी जैसे पैसे चल। तो ज़मींदार जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो वो तो यही है कि पंजाब हुकूमत है या सिंध हुकूमत है वो क्या टैक्स लगाती है। सुनने में ये आ रहा है कि वो 3,500 रुपये एकड़ एक टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कि आप, क्योंकि वो कहते हैं जी ठेके, जब आप ठेके पे ज़मीन देते थे तो एक ज़माने में 1 लाख रुपया ठेका साल का मिलता था, अब 1.5 लाख 2 लाख भी मिलता है आपको, तो इसलिए आप टैक्स भी दें। ये नहीं देखते कि जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, पानी है, सबके रेट्स बढ़ गए। तो ये नहीं कि जी फार्मर जो है वो लंबी पैसे बना रहा है, ठीक है उनके अगर क्रॉप्स अच्छे होते हैं तो पैसे तो बनते हैं 4, मगर क्या ये है कि अब ये 3,500 रुपये पर एकड़ ये लगाएंगे, अभी प्रपोजल्स तो हैं। अगर लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, लगाना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स, एग्रीकल्चर को भी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और ये जो ठेके वाले लोग हैं इनको खुद काश करनी चाहिए, और सरमायादारी का निज़ाम आना चाहिए वहाँ। ये सेमी फ्यूडल तरीका जो है अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूँ अच्छा किया है ये टैक्स लगाया है ज़मीन के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। बाकी कौन रह गया अब? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये साहब जो है ये तो सारा कैश ही करते हैं। इनको जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं वो तो भाई चेक पेमेंट कर देते हैं, मगर जो मिडिल रैंकिंग और छोटे क्लाइंट्स हैं वो तो कैश ही मांगते हैं ये लोग, खा वो डॉक्टर हो या खा वो लॉयर हो या आर्किटेक्ट हो, बहुत सारी इकोनॉमी कैश की, और भी बहुत सारे इस किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। उनको क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे, मुझे क्या करेंगे उनको कैसे घेरेंगे? सीधा जवाब दे दिया आपने मुझे। उनको कैसे घेरेंगे? देखिए ना ये रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर तो जो GST लगाते हैं वो तो वहाँ वो मशीनें लगा दी हैं जी, तो वो जैसे ही वो बिल कटता है तो FBR को इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वो कंपल्सरी कर दिया है कि वो आप ये मशीनें इनके ऊपर आप काटेंगे, आप
जी। तो जैसे कटता है तो पता चल जाता है एफबीआर को, और उसके अंदर जीएसटी भी लगा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? क्या डॉक्टर के घर वहाँ जाके क्लिनिक के अंदर ये मशीनें लगा देंगे? वो फिर भी जो है वहाँ क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठा होगा? नहीं बैठा होगा। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ये हैं, कितने आर्किटेक्ट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितना क्या है? तो ये इकॉनमी को कैसे रोकेंगे? ये इकॉनमी को तो वैसे ही रोकेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को टैक्स नेट के लाने के लिए स्क्रूटनी होगी, और फिर पकड़े जाएंगे तो फिर केस बनेगा एंड सो ऑन। हाँ, तो मगर दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। नो डाउट, नो डाउट। फिर आपको लॉज स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और फिर इन्फोर्समेंट जो है